हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। अंजलि कुमारी, छोटी कुमारी, इंदु कुमारी, कामना कर्ण, मूर्ति लता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नितेश कुमार, पप्पू कुमार, पूजा कुमारी, रुबीना मुआज, रुक्मिनी, रूपम झा, संजीत राज, श्रुति मिश्रा, श्वेता कुमारी। और भी कोई लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था। चलो, वर्षा पाठक, नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे, है ना। बट अब अगर काम हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, देन जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग। चलो, ये आपको हम अभी जस्ट भेज दिया आपके ग्रुप में। देख रहे होंगे 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। इसमें आपका S7 के अंदर तो खैर गणित का शिक्षण शास्त्र पार्ट 2 है, प्राथमिक स्तर, ठीक है। और लास्ट डे जो क्लास हमारी जहाँ पे एंड हुई थी, कल तो क्लास ही नहीं लिया है, कल के पहले तो उसमें हमने देखा था बच्चे खेल खेल में गणित कैसे सीखते हैं, ठीक है। ध्यान में होगा उसमें हमने कई उसमें उदाहरण दिया था। 1-2 उदाहरण नहीं था, आई थिंक बहुत सारे उदाहरण दिए थे। कई गेम का उदाहरण दिया था, इंडोर गेम का उदाहरण भी दिया था, और जो हम एक्सटर्नली बाहर जाकर जिन गेम को खोलते हैं, आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं, उसका भी उदाहरण लिया था। कुछ ऐसे गेम का उदाहरण भी लिया था। अगर देखोगे तो एक वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है गेम से रिगार्डिंग, जो कि तुम्हारे क्लास में नहीं है एग्जैक्टली, वो बीएड का है, ठीक है। बीएड में फिजिकल एजुकेशन एक कोर्स है, और कोर्स 11 में है। ये 11 का ई है, ठीक है। 11 में कई ऑप्शनल कोर्सेज चुके, तो बहुत सारे कोर्सेज उसके अंदर हैं। जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग डी पर है, सी पर है, और बहुत सारे और भी। तो खैर हम जिस कोर्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, उसमें जो कोर्स दिया हुआ है, अगर आप देखिएगा, है ना, तो उसमें हमने स्पेशली डिस्कस किया है कि कितने टाइप के गेम्स होते हैं, और किन गेम को इंडोर गेम में रखा जाता है, किन गेम को आउटडोर गेम में रखा जाता है, ये सब डिस्कस किया है, ठीक है। वो इसलिए है कि वो बीएड का कोर्स है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए बस एग्जांपल के लिए दिए, आपको बता दिए अभी हम। उसमें हमने बताया है, उस वीडियो में बताया, आप वाली वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, उस वीडियो में हमने बताया है कि कुछ ऐसे गेम हैं जिसको बच्चा तो एंजॉय करता है, लेकिन बच्चा ही एंजॉय करता है, बच्चे के पेरेंट्स नहीं। वो कहता है ऐसा गेम तुमको नहीं खेलना। जैसे कोई ताश खेलेगा तो गार्जियन कहेंगे ताश खेलोगे, हाँ पागल हो गया क्या, पढ़ा लिखा ये सब करना है, डांट पड़ जाएगी उसको। टाल गुल्ली खेलना, गाँव देहात की परिवेश में बात करो, टाल गुल्ली खेलना, कबड्डी खेलना, कोट खेलते थे हम लोग को भी याद है। और हमने जो उदाहरण दिया था गिनती से रिगार्डिंग करके, डील नो डील गेम होता था, जिसमें हमने कहा था कि 2 ग्रुप बन जाती है। एक ग्रुप की पहले बारी आती है हेड टेल करके, टॉस करके, और एक पूरा ग्रुप छिप जाता है, और दूसरा पूरा ग्रुप लाइनिंग खींचना शुरू करता है, कोने कोने में दूर दूर तक जा करके, काफ़ी दूर तक के एरिया में, दीवारों पर, झाड़ी के पीछे, पत्थर पर, पता नहीं कहाँ का, जहाँ मौका मिला वहाँ। फिर दूसरा ग्रुप निकलता है और सारे लाइन को काटना शुरू करता है, कट 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 कट, जितना कट हुआ, फिर जो बच जाता है ना, वो उसका पॉइंट काउंटेड हो जाता है। तो खैर ये खेल में हम जब कोर्स 11E की बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत खेल क्या होता है, खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, उसके प्रकार क्या है ना, कौन ऐसा खेल है जिसको सामाजिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है, कौन ऐसा खेल है जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, ये सोच के ऊपर आधारित। कौन ऐसे खेल हैं जिनको गांव देहात के परिवेश में खेला जाता है, कौन ऐसा खेल है जो अच्छे लोगों में काउंटिंग होता है कि अच्छे लोग हैं, अच्छा खेल खेलते हैं वो लोग हैं। बहुत तरीके की चीज़ें थी, वो वहाँ डिस्कस होगा। हाँ, तो हम खेल पे उतना फोकस यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है DLED का है, बीएड का है नहीं। तो DLED में जब हम आ रहे हैं तो इसमें हम खेल के रिगार्डिंग एक वर्ड हमारा खेल का टकरा रहा है, क्या है कि बच्चे गणित खेल में कैसे सीखते हैं। तो हम उसमें से कुछ हिस्सा उठा के यहाँ ला रहे हैं उदाहरण के लिए, कि जैसे हमने डील नो डील का उदाहरण दिया, वो वहाँ होकर डिटेल में होगा, बीएड का सिलेबस है अलग बात है। लेकिन जो बच्चा अगर 100 लकीर को गिनेगा, कहीं पे 10 लकीर गिनेगा, कहीं पर 15 लकीर गिनेगा, कहीं पर 20 लकीर गिनेगा, और कुल मिला के 100 लकीर गिनेगा, तो 100 गिनने आएगा तभी ना 100 लकीर को गिनेगा वो। सो बताओ सही है गलत? अगर तुमको 100 तक की गिनती नहीं आती हो और 100 लकीर हम खींच दिया हो, तो तुम गिन लोगे? हेलो, नहीं गिन सकते हैं।
इसीलिए हमको गिनने के लिए ज़रूरी है गिनती आएगी। तो जो बच्चा गिनना नहीं जान रहा है, जब उसको खेल में इंटरेस्ट आएगा तो उस खेल को खेलने के लिए वो गिनती गिनेगा और इस तरीके से वो गिनती समझेगा। तो अब हम आते हैं, हमारा जो S7 है एग्जैक्टली, तुम्हारे पास सिलेबस आ चुका होगा, है ना। इस सिलेबस में तुम लोग देख सकते हो पेज नंबर 94 पर है, ठीक है। पेज नंबर 94 पर दिया हुआ है S7, मतलब गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2 प्राथमिक स्तर पर। और इसमें 50 मार्क्स का ये पेपर है। इट मीन्स 2 क्रेडिट का ये पेपर है, सिर्फ 2 क्रेडिट का है। हम अलग से क्रेडिट सिस्टम तुम लोग को, बल्कि जिस क्लास को लिया सबको समझा चुके हैं क्रेडिट क्या होता है, उसके क्या मायने हैं और कैसे सिलेबस तय होता है, किस स्टैंडर्ड पे क्रेडिट को हम अकाउंटेबिलिटी में लाते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिर अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होकर के सीधे टू द टॉपिक आ रहे हैं। तो हमारी पहली यूनिट थी गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन। ये यूनिट हम खत्म कर चुके थे, याद होगा। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन बच गया होगा। इसमें हमने बात रखी थी कि शिक्षण क्या है, बात क्या था गणित क्या है, बात क्या था प्रविधि क्या है। जब बात प्रविधि की किया था तो प्रविधि बना जिस वर्ड से वो विधि है, तो हमने बात विधि की भी किया था, फिर प्रविधि की बात किया था। अगर याद होगा तुमको तो इसका ठीक वैसा ही वर्ड है प्रविधि, जैसे धारणा से अवधारणा का बनना है। धारणा वो है जो मेरा धारणा था, लेकिन जब यही धारणा सबके लिए लागू हो जाएगी, एक नियमावली के तहत उसको माना जाएगा नियमतः और मानना प्रतिबद्ध होगा। जैसे 2 साल का है बीएड, 2 साल का है डीएलएड, तो मानना पड़ेगा आपको। अब कोई कहेगा नहीं हम पूरी पढ़ाई 21 साल में पढ़ लेंगे, आपके पढ़ लेने के लिए नहीं बना। तो अगर आपको लगता है कि आप बीएड के परिवेश से बहुत उच्च छात्र हैं, उसके ऊपर के स्तर के छात्र हैं, तो आप बीएड क्यों करना चाहिए ना, बीपीएससी कीजिए, यूपीएससी कीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। आपके लिए नहीं बना है बीएड। अगर आपको लगता है कि बीएड वाला कोर्स आप 1 साल के अंदर ही करके भगा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो ये बीएड कोर्स आपके लिए नहीं बना है। इसका मतलब आप और भी ऊंचा जाना चाहते हैं तो आप जाइए, अब कौन रोका है। लेकिन जो बीएड करेगा उसको 2 साल समय देना ही पड़ेगा, क्या कि बीएड के जो धारणा है रखी गई है उसके अंदर सारे कोर्सेज को सेटअप किया गया 2 साल के आधार पर। तो वही जैसे हमने कहा कि जैसे धारणा और धारणा का अंतर है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे धारणा और धारणा का अंतर है, तो ठीक उसी प्रकार से विधि और प्रविधि का अंतर है। जब विधि को लागू किया जा सकेगा, जिन भी प्रक्रियाओं के द्वारा विधियों को लागू कर दें, तो वो मेरी प्रविधि कहलाएगी। उसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण दिए भी थे। चूंकि ये चैप्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन एक गैप हुआ है, हो सकता है 10 दिन का गैप हुआ हो, इसीलिए हमको लगा कि थोड़ा मेमोराइज करा दें, रिवाइज करा दें, आज ज़रूरी है। बिकॉज आज जो हमारी एजुकेशन है उसका होल थीम होता है चाइल्ड सेंटर्ड होती है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब बच्चों को परिवेश में रखते हुए, सेंट्री फिगर अगर किसी चीज़ को सेंट्रल फिगर माना जाता है, बच्चों को माना जाता है। आप देखते होंगे सीरियल टीवी प्रोग्राम आते हैं, तो कल क्या हुआ था लिखता है रिकैप, और आज क्या उसके बाद शुरू करता है, ठीक है। तो जब तक रिकैप इसलिए देना जरूरी है, मान लो हम कल का एपिसोड नहीं देखे, अब परसों का देखे हुए और आज चलेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो जब वो रिकैप लगा देता है तो क्या होता है, अच्छा ये था, ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो रिकैप जरूरी होता है। तो इसीलिए हमने, चूंकि लंबा गैप हो गया है, दैट्स व्हाई जस्ट व्हाट एवर आई जस्ट टॉक अबाउट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द रिवीजन रिकैप। तो हमने रिवीजन किया आपको कि हमने क्या बताया था। आप में से कुछ लोगों ने कहा सिलेबस ही नहीं है, तो हमने सिलेबस इसी बीच में, इसके पहले क्लास को आगे प्रोड्यूस करें, हमने सिलेबस भेज भी दिया, आपको देख लिया होगा। इसके पेज नंबर जिसकी बात हमने की अभी 91 पर दिया हुआ है सिलेबस S7 का। तो गणित शिक्षण की प्रविधियाँ और संसाधन, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। इसमें हम वहाँ तक गए थे, औपचारिक गणित क्या है, औपचारिक गणित को ठोस अवधारणाओं से जोड़कर कैसे देखा जाए, खेल खेल में कैसे सीखा जाए, यहाँ तक देख चुके थे। और कहा जाए तो इससे मिलता जुलता कुछ क्षेत्र और है, उसके बारे में थोड़ी बात करके हम सीधे यूनिट 2 में जस्ट इंगेज हो जाएंगे। तो जो थोड़ा मोटा बचा हुआ है उस पार्ट को हम कर देते हैं। क्या है औपचारिक गणित को हमने बताया था कि जिसको हम बच्चों को कंक्रीट उदाहरण दे सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्रीट, डू यू नो? कंक्रीट का अर्थ क्या हुआ, कोई बताएगा? सही बोलियो, ठीक है। जिस चीज को कंक्रीट हम बोल रहे हैं वो चीज हिंदी में मूर्त है, और उस हिंदी को सरल शब्दों में हमारे आपकी भाषा में समझ में आने के लिए जिस चीज को बच्चों को दिखा के समझाया जा सके, जरूरी नहीं कि उसके हाथ में उतार के ला के रख देंगे। बच्चा जिद किया बस क्या है, तो बस का खिलौना ला के दे सकते हैं उसको, और बच्चा बस के खिलौने को देख करके
एक बड़ी सी बस का उदाहरण भी वो समझ लेगा, वो भी बस है, ठीक है। इतना तो जब बच्चा एक छोटे से बस के खिलौने को, बस के टॉय को देख करके एक बड़ी सी बस को समझने लगेगा, इट मीन्स ये उदाहरण कैसा उदाहरण है? मूर्त उदाहरण है। और इसी तरीके से हम बच्चे को आसमान बता रहे हैं, तो आसमान हम छुला भी नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चा आसमान को समझ लेगा, चूंकि आसमान को हर दिन देख रहा है, ऊपर है, बहुत दूरी पर है, हम भी नहीं छुए, बच्चा कहाँ से छुएगा? तुम कहाँ से छुओगे? लेकिन बच्चा समझेगा आसमान क्या है। तो हमारे बीच जो उदाहरण होता है, अगर उदाहरण को यथासंभव हो सके संभव, तो हम मुख्य उदाहरण दें तो बच्चे ज़्यादा अच्छा उन चीज़ों को ले पाएंगे। तो होता क्या है कि औपचारिक गणित को मतलब ठोस अवधारणा का मतलब है कि वैसी चीज़ों से जोड़ा जाए, जैसे खेल में बच्चे का पूर्णतः इंटरेस्ट था, हम खेल में एंगेज किया बच्चे को, बच्चा खेल ही रहा है और खेलने के क्रम में गिन रहा है, चूंकि उसकी गिनती उसको जीत दिलाएगी, उसकी गिनती उसको हार दिलाएगी, ठीक है। इसीलिए जब हम मूर्त उदाहरण दे सकते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आगे था खेल खेलने बच्चों का सीखना गेम, इसमें वही चीज़ था जैसे गिनती। हमने कुछ इंडोर गेम का उदाहरण दिया, जैसे लूडो है। लूडो में बच्चे को आता है छक्का, तो बदले में एक और छक्का मिलेगा, ये इंटरेस्ट की भावना जगी। छक्का आने के बाद बच्चे को लगता है एक और छक्का आएगा, वो सीख रहा है, सीख गया, खेल सीख गया, एक और छक्का आ गया और फिर 5 आ गया। तो वो 2 छक्का 5 जब बढ़ाएगा तो 6 + 6 + 5 को जोड़ेगा, 6 6 12 5 17 होता है। वो 17 घर आगे बढ़ेगा, गोटी को लेकर आगे चलेगा। इस तरीके से वो काउंटिंग सीखते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब गिनती को सीखने का एक उदाहरण था और इसमें खेल शामिल था। और जब खेल था तो बच्चे का मेंटली बैलेंस वहाँ बना हुआ था, माइंड का ग्लोइंग होना, माइंड का वहाँ पे कंसंट्रेशन होना, ये सब समझा जा सकता है ड्यू टू गेम, ड्यू टू स्पोर्ट्स। इसी तरीके से जब बच्चा एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें वो गेम के माध्यम से इंटरेस्ट भी पैदा कर रहा है, इंटरेस्ट के माध्यम से वो खेल भी रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ वो कुछ सीख रहा है। इट इज टू बी कॉल्ड खेल खेल में गणित को सीखना, चूंकि वो गिन रहा है। ऐसा भी था, हमने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैथ ही कर सकती है ऐसा चमत्कार, मैथ के अलावा भी हो सकता है। अगर कोई आदमी बनाता है, हमने कहा था वर्ड पजल खेलते हैं, वर्ड गेम खेलते हैं, वहाँ पे हमने बनाया, किसी ने बनाया, मान लीजिए किसी ने बनाया टी, तो उसको कुछ भी नहीं मिला बिकॉज टी का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरे ने टी और 2 बना दिया, उसको 2 पॉइंट मिलता है। और किसी ने बना दिया इसी तरीके से टी डबल और 2, तो 3 पॉइंट मिल गया। और इसी तरीके से जितना लंबा वर्ड बनाएगा, TODAY टुडे बनाएगा, तो 5 लेटर का उसको 5 मतलब अंक मिलेगा, निर्धारित है। इस आधार पर उसको अंक बढ़ रहा है, वो खेल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वर्ड मीनिंग सीख रहा है। जब 4 बार वो टुडे 4 बार 5 पॉइंट लेने के चक्कर में लिखेगा ना, तो 5वें दिन ऐसा भी होगा कि इसको TODAY टुडे ऐसे ही याद हो जाएगा और टुडे माने आज होता है, समझेगा। कहीं ना कहीं इस तरह का इसको दूसरे शब्दों के, दूसरे भाषा की तुलना में गणित में ज़्यादा मिलता है। अगर क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे रन होता है, स्कोर होता है। अगर हम लूडो क्योटी खेल रहे हैं तो वहाँ पे स्कोरिंग होता है। अगर कोई व्यापारी खेल रहा है, वहाँ पे नोट गिना जाता है, वहाँ पे स्कोरिंग होता है। अगर इसी तरीके से अगर कोई डील नो डील खेल रहा है तो वहाँ पे लाइन खींची जाती है, उसको गिना जाता है, तो यहाँ भी स्कोरिंग होता है। मतलब इन तमाम तरह के गेम में हम काउंटिंग को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, सीखते हैं। अगर कोई ताश भी खेलता है तो वहाँ भी स्कोरिंग बात आती है समझ में। तो कुल मिला जुला करके अगर हम ये बात करें कि खेल के माध्यम से अगर गणित को सीखा जाता है, इसमें कंक्रीट उदाहरण, जिसको मूर्त उदाहरण बोलते हैं हिंदी में, उसकी पूरी एक अच्छी समझ बनाने के लिए, बच्चों के मस्तिष्क तक जाने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें कहीं को तो शंका नहीं होगी, किसी को आशंका नहीं होगी। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बच्चा दोहरा करके सीखता है। दोहरा करके सीखता है का मतलब, जैसे अब तुम छोटे बच्चों को देख लो, बच्चा ही नहीं, बहुत छोटे बच्चे में आ जाते हैं। विदिन 2 ईयर्स, 2 साल का बच्चा है, कोई एक चीज़ को वो उठ पटांग बोल रहा है, बट उसी बोलने में कोई एक ऐसा वर्ड वो बोल गया है जो आपको लगा रहे ये तो पा बोल रहा है, तो आप उस वर्ड पर स्ट्रेस डालते हो, बच्चे से बार बार बुलवाते हो। वहीं पे कुछ ऐसे वर्ड को बोल गया जिसका कोई सेंस नहीं बनता हो, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। कुछ भी बोल रहा है तो कुछ भी बोल रहा है। बट अगर इसी तरीके से पापा उसको बोलने आया, उसको बारह बुलवा के पापा सिखाते हैं, उसी तरह के वर्ड को बुलवा के हम उसको नाना सिखाते हैं, दादा सिखाते हैं, इस तरह के वर्ड को सिखाते हैं। तो वो जो स्टेज है बच्चों का सीखने का वर्डिंग है, तो वर्ड कैपेबिलिटी को डेवलप करता है।
तो हम देख रहे हैं बच्चों को कि जो एक तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है, उस एक्टिविटी को खींच करके, बढ़ा करके, प्रोड्यूस करके उस बच्चे को डेवलप करते हैं। ये एजेंडा हमारा होता है और बच्चा डेफिनेटली वहाँ पर कुछ चीज़ों को सीखता है। गिनती के साथ भी बच्चों का यही मामला है। जो चीज़ बच्चे को इंटरेस्टेड लगेगी, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, वो चीज़ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा। मिसाल के तौर पर आप देखा होगा, हम एक उदाहरण देना छोटा सा, हालांकि कंक्रीट में इसको बोलना शायद नहीं ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से कंक्रीट ये हो जाएगा बिकॉज आप समझ जाएंगे। मेरा मानना है। तो अब जैसे देखो, अगर हम किसी बच्चे से सवाल करते हैं मम्मी अच्छी है कि पापा, तो उसका आंसर क्या होगा पता है तुमको? पापा ही बोलेगा। तुम सवाल को पलट दो, पापा अच्छे कि मम्मी, तो अब उसका जवाब मम्मी होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट वर्ड जो सुन गया लास्ट में वो उसका आंसर का हिस्सा है। तो अपने हिसाब से बोलवा सकते हैं बच्चों से। जैसे कॉमन सेंस, जब बच्चों को कुछ थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप होता है, कहें दूध देने वाले जानवर का नाम, सबसे पहले वो गाय पे नहीं गाय पे ही जाएगा, वो सीधा गाय पे जाएगा। भैंस भी देती है दूध, ऐसी बात नहीं है, मगर पहला वर्ड उससे निकलेगा तो गाय निकलेगा। बिकॉज हमारी माइंड सेट है एक चीज़ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिन चीज़ों को उसका असर दिखता है। ये सब चीज़ों को, गतिविधि को उठा करके हम बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहानियों को देखो, मोरल स्टोरीज को देखो या राइम्स को देखो, बच्चों को जो सिखाते हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सारे, तो बच्चों को जब राइम्स सिखाते हैं तो बच्चा नहीं जानता है कि रेमिंग वर्ड जब पढ़ाते हैं ना, 7 क्लास से शुरू होता है रेमिंग वर्ड, 7, 5, 4 में मिलता है रेमिंग वर्ड, ठीक है। वहां बच्चों को रेमिंग वर्ड हम पढ़ाते हैं, तब कहते हैं टो आए, जो आए, एलो आए, एक जैसे वर्ड, तब तो वो रेमिंग समझ रहा है। लेकिन जब यही चीज बचपना में वो करते हुए आ रहा था, जॉनी जॉनी यस पापा, एटिंग शुगर नो पापा, तब वो नहीं समझ आता वो कर क्या रहा है। वो रेमिंग इसलिए बोला जाता है कि लाइन रिदम में आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड रेमिंग, और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था रेमिंग बोलने का। तो बच्चा सीख तो रहा था बट ऑब्जर्व नहीं कर रहा था सीख क्या रहा है। जब बाद में बोलते रेमिंग, ध्यान दो क्या है, कहता है अच्छा ये तो हम जानते हैं पहले से। तो जब उसको हम प्रीवियस नॉलेज से उसकी उस चीज़ को जोड़ देते हैं ना, तो बच्चा स्ट्रेस जानना भी सीख लेता है। ऐसे कई उदाहरण दे देगा। अगर बच्चे को हमने सिर्फ इतना ही एक उदाहरण दे दिया हो, तो आए, जो आए, एलो आए, जैसे हमने कहा, तो बच्चे से जब दूसरा एग्जाम्पल हम मांगे, वो दे देगा कि नो के लिए क्या होगा, बोलेगा सो, ठीक है। बोलेंगे डू के लिए क्या होगा, बोलेगा टू। तो वो कब बोलेगा, जब उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम समझ करके उसके स्तर से उसको उठाएंगे हम। तो ऐसा करने के लिए हमको औपचारिक उदाहरणों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, मूर्त उदाहरण का उदाहरण ज़्यादा लेना पड़ेगा। और ऐसे में सबसे अहम भूमिका कोई निभा सकता है तो शायद वो खेल ही है, दूसरा कोई और फिगर ऐसा नहीं दिखता है हमको जो खेल के जितना कोई चीज़ों को परिपक्वता के साथ बच्चों के माइंड में उतार सके। अब इसके बाद होता है बच्चे गलतियों से सीखते हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ा कोटेशन आप दे सकते हैं। सबसे बड़ा कोटेशन हमारे कह सकते हैं प्रेसिडेंट भी रह चुके डॉक्टर APJ कलाम साहब, जो आज नहीं है, और उस दिव्यात्मा को बोला शांति दे, उन्होंने कहा था जिसने गलती नहीं की उसने कुछ सीखा ही नहीं। अगर कोई ये डर से ना सीखे कि गलती हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगा, तब तो नहीं सीखेंगे हम। आप अगर हिस्ट्री में चले जाइए तो हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा एल्केमी। कौन थे एल्केमी, कहाँ से उदय हुआ इनका? एल्केमी वो थे जिन्होंने सस्ती धातुओं को महंगी धातु में बदलने का प्रयास किया था। हालांकि सक्सीड नहीं हुए वो, नाकाम हुए वो, लेकिन कई तरह के नियमों का आगमन उन्होंने किया, निष्पादन उन्होंने किया, बहुत तरह के नियमों को उन्होंने खोजा। ये उसी कड़ी का एक उदाहरण था जिसमें उन्होंने प्रयास तो कुछ और के लिए किया था, भले वो उसमें सक्सेस नहीं हुए, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो कुछ न कुछ जानने में सक्सेस हो गए। तो ये सब उदाहरण साइंस के अंदर भी मिलता है। बहुत ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं जो कोई और चीज़ खोजने के कुछ और खोज के चले आए। कई एग्जाम्पल है, दे सकते हैं ढेर उदाहरण से बोलिएगा तो, बट हम उधर जाएंगे तो टॉपिक से हट जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज आई हैव जस्ट टू हैव स्टे हियर, क्लियर। तो हम यहीं पर रहते हुए बात करें तो गतिविधि बच्चों के लिए ज़रूरी है। गलतियाँ होना बच्चों का एक स्वाभाविक सा क्रम है, होगा, और उन गलतियों के क्रम से बच्चा सीखेगा। जब बच्चे को एक गलती के द्वारा वो कोई ऐसा काम कर गया, उसको हमने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ किसी कप में रखा हुआ, वो खाना चाह रहा है, वो पीना चाह रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन वही चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म चाय हमने दे दिया उसको, चाय वो मांग रहा है, हमने गर्म चाय दे दिया, एक्सेस हीट, पीते ही उसका मुंह जल जाएगा। अब दोबारा उसको अच्छी चीज़ उठा देंगे, नहीं लेगा, वो डर हो जाएगा उससे, ये गर्म है, चला देगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अंडरस्टैंड लेवल आता है, नहीं ये गर्म था, इसको ठंडा किया, अब पी सकते हैं, तो नॉलेज में इंक्रीमेंट आता है, बढ़ता है ना। तो कहने का मतलब बच्चा गलती करके सीखता है, मतलब जिस चीज़ से डर गया है उसको वो नहीं कर रहा है,
कब नहीं कर रहा है? जब डर गया है। तो डरने के पहले का परिणाम क्या था? तब तो कर रहा था वो। तो उसको वो जाना कैसे कि भाई इसमें डर है, उसने किया, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, गलती करना एक चीज सिखाने के जैसा है। गलती करता है बच्चा, एक चीज सीखता है बच्चा, फिर उस गलती को रिपीट वो नहीं करता है। और अगर नहीं सीखेगा तो वो गलती पता नहीं कब करेगा, दोबारा करेगा, बड़ी गलती करेगा हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये होता है कि मैं अप्रोचिंग में बच्चों से वैसी चीज़ों को दूर रखेंगे जिससे गलती होने वाली बहुत भयानक हो सकती है। जैसे अगर मान के चले उसमें से माचिस दे दिया, तीली दे दिया, पेट्रोल रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, उसने माचिस से मार दी, वो बहुत बड़ा घटना हो जाए। ऐसी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बच्चा नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बच्चों के गार्जियन हैं जो उनके अप्रोच में ऐसी चीज़ों को आने देते हैं। जैसे छुरी है, नाइफ्स है, चाकू है, जो भी है, या नोकीला हथियार है, कोई डंडा है, कोई खतरनाक चीज़ है ना। तो ऐसी चीज़ों को उसके अप्रोच से दूर रखना आपका काम है, ये तो आपका काम है। इसमें बच्चे को दोष नहीं दे सकते। बच्चे का जो एक नेचर है गलती करने का, बच्चे का जो एक नेचर है रिपीट करने का, बच्चे का जो एक नेचर है चीज़ों को डेवलप करने की एक प्रयास करने का, बच्चे का जो नेचर है पहेलियों को सीखने का, वो सब चीज़ों को बुझने की, समझने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ये एक अच्छा उपाय है, उसको सिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है ये। तो उसको हमको मौका देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, कराना चाहिए, ताकि बच्चा एडॉप्ट कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे गलतियों से सीखते हैं, बच्चे गतिविधियों से सीखते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ों का उदाहरण, जैसे गाना है, आपने सुना होगा, पुरानी फिल्म का गाना है, तितर के तो आगे तितर, तितर के तो पीछे तितर, कुल मिला के कितने तितर। ये गाने के बोल को हमने बोला है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज इट? इट इज, ये पहेली आप समझ रहे हैं। तो इस पहेली में जनरली अगर बच्चा दिमाग नहीं लगा कि दो आगे दो पीछे एक बीच में मतलब 5, बट जब समझा देंगे देखो 3 ही है, ये एक आगे वाला होगा, दोनों पीछे है, जब ये आगे वाला तो वो पीछे है, तो बच्चा समझ गया अच्छा 3 है पहेली। अब वो बच्चा दिमाग को लगाना सीखता है, अच्छा कैसे 3 और 5 का भेद उसको समझाया आपने, अब वो अपना दिमाग लगा करके इस तरह से वो कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करेगा। और अगर हम उसको प्रमोट करते हैं, वहाँ पे प्रमोट करने का मतलब, अब जैसे वो बच्चा अब इसको बदल देगा कि तीतर के 3 आगे तीतर, तीतर के 3 पीछे तीतर, हालांकि 2 था, अभी तो हम 2 बोले थे, उसने 3 कर दिया। अब वो क्या करेगा, 4 बना करके एक को आगे 3 को पीछे दिखाएगा, फिर उधर वाले एक को आगे, इधर वाले 3 को, मतलब एक प्रयास आपके द्वारा जो बताया गया अटेम्प्ट था उसको वो प्रयास कर रहा है। तो सीख नहीं रहा तो और क्या कर रहा है ये बताओ? दिमाग तो अपना डेवलप कर रहा है ना। हमने जब 5 पूछा था उससे, मतलब 3 तीतर का उदाहरण मांगा था कि तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, और 3 तीतर को रख कर उदाहरण बताया, तो उसने उसको क्या किया, 3 आगे 3 पीछे करके रिपीट कर दिया, फिर 4 आगे 4 पीछे करके रिपीट करेगा। इट मींस व्हाट? इट इज जस्ट योर रिपीटेशन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज डूइंग नाउ, जो वो बच्चा कर रहा है। तो ये जो वो करने का प्रयास कर रहा है वो आपके द्वारा दिए गए शिक्षा के अनुपालन के तौर पे कर रहा है। तो इसको तो देने का मौका आपको देना ही चाहिए बच्चों को, ताकि उसका माइंड ग्रो करेगा, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और ये अच्छी एक्टिविटी है, खराब एक्टिविटी नहीं है कोई। तो अगर इसी तरह की चीज़ों को हम बच्चों को सिखाते हैं, कई बार हम प्रयास देते हैं, मतलब अटेम्प्ट देते हैं उसको। कैसे देंगे अटेम्प्ट? जैसे मान लो वर्ड गेम खेल रहे हैं, वर्ड गेम में हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चा अगर 2, 3, 4 क्लास का बच्चा कितना वर्ड नहीं जानेगा बताओ? कितनी भी अच्छी फैमिली का बच्चा 10, 20, 25 वर्ड जान लेगा, 50 वर्ड जान लेगा, 100 वर्ड जान लेगा, तुमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा नहीं जानेगा। लेकिन अब जानबूझ को ऐसा वर्ड बनाते हैं जिससे मेरा मीनिंग नहीं बने, और उसके लिए वो जगह छोड़ दें जो उसके अप्रोच में वर्ड मीनिंग है। जैसे एन के बाद छोड़ दिया जाएगा, वो ओ डाल के एनो बना लेगा, खुश हो जाएगा मेरा 2 पॉइंट आया, और मेरे पापा का नहीं आया, मेरे भैया का नहीं आया, मेरे अंकल का नहीं आया, तो उसको लगेगा तो इनको भी पीछे कर दिया, अरे बाप रे हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो एक उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ सकते हो, यू कैन डू डैट। तो उसको ये फीलिंग होता है देखो जो बड़ा नहीं कर पाया वो हमने कर दिया, तो इसमें उसको जॉय मिलने लगता है, उसको लगता है शायद हम बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, तो उसको रिपीट करता है। और इसी रिपीटिंग क्रम में उसको लगता है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने का प्रयास भी वो करता है अपनी तरफ से। एक तो हमने दिया प्रयास कि भाई उसको लगे आगे बढ़ रहा है वो, और दूसरा प्रयास वो खुद डेवलप करना चाहता है। इट मीन्स क्यूरियोसिटी डेवलप हुई उसके अंदर, एंड ये क्यूरियोसिटी क्या करेगी, उसको कुछ सीखने की तरफ अग्रसर करेगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो किसी को तो बोल सकते हो। हेलो, हेलो, चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है, उसको कंफ्यूजन किसी को तो बोल सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद है खुला प्रश्न एवं समस्याएं। उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें बच्चों को बताई गई
उससे संबंधित किसी तरह का प्रश्न करके, उससे रिलेटेड कोई समस्या बच्चों को दे करके उसको अपना दिमाग लगाने की तरफ अग्रसर करता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है कि वो अब तुमको सिखा रहा है। बच्चे में एक शुरू से एक भावना होती है, हम अपने मन से ले रहे हैं उदाहरण, या आपने वॉच किया हो, हम देखा है कई जगह, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हो सकता है मेरा कन्फ्यूजन हो कहीं तो तुम इसको दूर कर देना। हम देखते हैं बच्चों में क्या होता है, जब तुम उसको मना कर दो इधर नहीं जाना है, वो उधर जाएगा, बिकॉज क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, क्यों नहीं जाएगा, वाई, तो वो उधर जाएगा। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चों को हम कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे कि इसको नहीं करना है तो उसके हमको करता है, बिकॉज उसके माइंड में एक मैसेज आता है कि आखिर क्या है। जैसे बच्चा अपनी चप्पल नहीं पहनेगा और बड़े आदमी की चप्पल पहनेगा, ठीक है, अपने अभी ठंडे का मौसम है, तुम अब उसकी टोपी पहना दो, उसको मोजा पहना दो, उसको पूरा पैक कर दो, उसको नहीं पहनना चाहेगा। बट तुम्हारा मोजा है, तुम्हारी चप्पल है, तुम्हारा स्वेटर है, तुम्हारी टोपी है, तुम्हारा मफलर है, वो बड़े आराम से उसको पहन लेगा। ये सब कुछ कॉमन टेंडेंसी है बच्चों में देखने को मिलती है। इसका मतलब बच्चा उसके नयापन खोजना चाहता है कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या है, अब वो जो करते आ रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज वो तो करते हुए आ रहा है। तो बच्चे को जब एक मौका देते हैं कि बच्चा कुछ समस्या खोज निकाले और उसका उत्तर दे सके, या बच्चे से उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बच्चा दे सके, तो इसका मतलब उसको मौका हम दे रहे हैं। और इसके बीच बच्चा उस मौके का भरपूर इस्तेमाल करता है, और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब बच्चा सही में सीख रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसका मौका हमें बच्चों को देना भी चाहिए, ये कोई गलत नहीं होगा, अच्छा होगा, ठीक है। यही सब कुछ था हमारे यूनिट 1 के अंतर्गत। इसमें कुछ और भी चीज़ है, जैसे संभावित क्रम के बारे में बताया गया है, अ, भ, ची, प्र, देखा होगा, है ना, मतलब कोई चीज़ को किस क्रम में सीखना है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि बच्चे किसी चीज़ को किस क्रम में सीखेंगे। और क्रम का उदाहरण क्या होता है, हम सवाल पे आ जाएंगे कल, लेकिन आज सवाल पे नहीं आ रहे हैं, चूँकि कल वाला क्लास नहीं लिया था, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो मतलब एक वीक के बाद आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ओह नो, अब क्या करें। तो चलो ठीक है, तो बच्चे अभ्यास करके चीज़ों को सीखते हैं। उसके अंदर अभ्यास के बाद बच्चा अभ्यास करेगा कैसे, उसमें गलतियाँ कैसे आएंगी, उनको रिमूव कैसे करेगा, उसके सवालों के बीच पहेलियाँ, और जिन पहेलियों का वो उत्तर दे सके, इस प्रकार की पहेलियों का आना, उसके बीच में एक ऐसे इंटरेस्ट को गेम खेल के माध्यम से जैसे पैदा किया गया, ऐसी चीज़ों को कोई और भी अगर माध्यम है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सके, जिसमें इनाम भी होता है, कुछ चीज़ों में बच्चा आगे है उसको बेस्ट प्राइज़ दे करके, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करा करके, गेम के ही जरिए से सही हम आगे डेवलप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को जोड़ना, ये सब यूनिट 1 के अंतर्गत है, ठीक है। वैसे इसका आंसर ये तो हम समझाने के क्रम में दिए हैं, इसका पूरा उत्तर एकदम प्रत्युत्तर हम आपको दे देंगे, जो आज की वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंड यूनिट में है हमारा कि गणित को सीखने की योजना और उसका आकलन क्या है, गणित को सीखना और गणित को सीखने की योजना कैसे तैयार की जाए, और सीखा है कितना उसका आकलन कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कई अलग अलग पॉइंट्स हैं इस यूनिट के अंदर। इसमें है कि सीखने की योजना कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, ज़रूरी है या नहीं है, ये चीज़। दूसरे में है कि इसके संदर्भ में बात करना कि आकलन कैसे हो, कि अगर हम कह रहे हैं बच्चा सीख गया, तो हम कैसे मान लें कि बच्चा सीख गया। उसको सीखा गया जो कोई चीज़ है जो उसने सीख लिया है, उसको मेज़रमेंट करने का एजेंडा क्या होगा, एक तरीका होगा, एक पैटर्न होगा, तो वो क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। और तीसरा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतत मतलब जब हम कोई चीज़ को ब्रेक नहीं करें, कंटिन्यूअसली रुके नहीं, करते रहो, कंटिन्यूटी बनी रहे। ये नहीं कि बहुत जोश में आ गया, अच्छा नंबर कम आया, अब खूब मेहनत करेंगे, अच्छा ठीक है भाई, अब 2 दिन खूब मेहनत किया, अब फिर तीसरे दिन से नहीं, चलो इतना कौन करेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं एक करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर हो और कंटिन्यूअसली वो चलता रहे। व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन का मतलब कि मूल्यांकन करने में जब हम दें तो हर स्तर पे, हर दृष्टिकोण उसका खुला रखें, मापदंड का, है नहीं, कोई संकीर्णता के आधार पर कोई सोच नहीं। संकीर्णता
किस सेंस में बात कर रहे हैं, अगर ये पूछे आप तो समझिए इसको इस तरीके से, ठीक है। एक आदमी लकड़हारे का बेटा है, उसके अंदर अलग तरह की गुणवत्ता होगी, और एक किसी डॉक्टर का बेटा है, उसके अंदर अलग तरह का सोच होगा। कोई एक ऐसा स्किलफुली वर्क होगा जिसमें हार्ड लेबर का काम पड़ता हो, माइंड कम लगाना पड़ता हो और फिजिकल लेबर खूब करना पड़ता हो। तो ऐसे कामों के लिए हो सकता है कि वो जो लकड़हारे का बेटा है वो ज़्यादा प्रिपेयर है। वहीं पर डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग है, उनका बेटा फिजिकल लेबर के लिए उस तरह तैयार नहीं है, लेकिन मेंटल एबिलिटी उसकी ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वो उस तरह की एक्टिविटी करता आया है, उस तरह की एक्टिविटी को देखता हुआ आया है, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से सीख लिया हो, 4G फ़ोन के माध्यम से सीख लिया हो, उसके मम्मी पापा ने कुछ उसको ऐसे गैजेट्स ला के दिए हों, उसमें बहुत तरह के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है, उसके ज़रिए सीख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा जो बचपन से किसी तरह से पला हो, किसी तरह से कहीं से कुछ ले करके, कुछ मांग करके, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हुए, और थोड़ा मोड़ा समय निकाल के कुछ मेहनत करके किसी तरीके से फ्री वाले स्कूल्स में जा करके, है ना, मिड डे मील का खाना खा करके जो कुछ सीखा होगा वो बच्चा, ठीक है। और एक दूसरा वो बच्चा है जो बिल्कुल भी उस लायक भी नहीं है, वो एक वक्त का खाना किसी तरह माँ बाप दे देगा उसको, दूसरे वक्त का खाना अगर उसका सपोर्ट नहीं हो, बच्चे का नहीं हो, चाइल्ड लेबर की तरह वो काम नहीं करे तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो अलग उस काम को करके अपना पेट भी पाल रहा है, तो वहाँ जो उसकी सीखने की एक्टिविटी है वो अलग होगी। और एक तीसरा वो भी होगा जहाँ पे हम देखते हैं हमारे बीच अच्छे अच्छे जो फैमिलीज़ हैं, आप लोगों ने देखा होगा 10-10, 12-12 साल का बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसको हर चीज़ माँ परोस के ला के देती है, ला करके रख के देती है। तो ये जो 3 तरह का बच्चा हो गया, इसके सीखने की एबिलिटी को माइंड लेवल पर अगर हम बात करें, माइंड सेट की हम बात करें, तो कभी भी एक नहीं होगा, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं आ सकती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, यूनिफॉर्मिलिटी उनके माइंड में सीखने के डेवलपमेंट में नहीं एक होने वाली है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह का काम है, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, एक ये भी चीज़ होगी। दूसरा होगा कि क्लास ऑफ लेवल, जिस बच्चे में आप इन चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, एक उस फैमिली से आ रहा है जो अपने लिए खाने का जुगाड़ भी कर रहा है, तब सीखेगा। एक वो बच्चा है जिसको खाना तो मिल जा रहा है लेकिन हाँ फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर रहा है। और तीसरा वो बच्चा है जिसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो चाह रहा है वो खा रहा है, जब चाह रहा है तब मिल रहा है, उसको कुछ 1 रुपये का सोचना नहीं है, सब कुछ खाने पड़ा हुआ है वो, मतलब तो तीनों का डेवलपमेंट कैसे एक हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसी वजह से जब हम एक चैप्टर है बीएड के अंदर है, धीरे धीरे भी इसके बारे में बताया गया, उदाहरण के जरिए आएगा, और हो सकता है तुम्हारे किसी और कोर्स क्रेडिट में होगा, हमको उसका आइडिया नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मैथमेटिक्स में वो चीज़ नहीं है कि मैथमेटिक्स में IQ के बारे में बताया नहीं। हाँ, लेकिन बीएड में है ये चीज़, हमको अच्छे से पता है, वहाँ पर है। तो उसमें IQ के बारे में बताया गया, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर IQ में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि तो संपूर्ण क्षेत्र हो गया बुद्धि का जिसमें डेवलपमेंट आएगा, चीज़ों को माइंड से हम कैसे सोचेंगे। बट उस बुद्धि को 2 फेज में हम बांट लेते हैं। एक वो फेज होता है जहाँ हम अर्जित करेंगे चीज़ों को, पहले से नहीं मेरे पास है, और एक है जो यूनिवर्सली हमको मिल गया है, माँ बाप से ही आ गया है मेरे अंदर, हेरिडेटरी है वो, ठीक है ना, सोसाइटी ने दे दिया हमको सारी चीज़ें। तो आप जिन चीज़ों को हेरिडेटरी में लेके चल रहे हैं, वो जो बुद्धि है वो सब में होती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं होती है, थोड़ा बड़ा प्लस माइनस हो सकता है, देखा जा सकता है। जैसे कई सवाल पूछा है, कई बार CTET वाले ने सवाल पूछा हुआ है कि मतलब क्या अगर बच्चा डेवलप नहीं कर पा रहा है ना, तुम्हारे मैथ से सवाल हट जाएगा थोड़ा सा, फिर कहोगे हम सब्जेक्ट से हट गया, ऐसा नहीं, रिलेवेंट टॉपिक है, तुमको CTET में जाना ही जाना है, ये तो मान के रखो, नहीं तो उसके लिए इसलिए हम कुछ कुछ चीज़ें एग्जाम्पल जो भले मेरे सिलेबस का हो या ना हो, लेकिन हम बोल देते हैं क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स ऑफ सिलेबस का तो जरूर है, ये हम जानते हैं, दैट्स व्हाई जस्ट टॉकिंग अबाउट। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडेटरी चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो ऐसा नहीं है। बच्चा सिर्फ हेरिडेटरी बेस में नहीं उस लायक होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं अगर सवाल पलट के बोले, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो स्ट्रक्चर, सामाजिक जो ताना बाना है उसके आधार पर बच्चा इस लायक है, उसको भी नहीं मान सकते।
दोनों का इम्प्लीकेशन होता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई बच्चा कोई चीज़ सीखेगा उसमें तो सोशियो कल्चर एज वेल एज द हेरिडेटरी, बोथ ऑफ द थिंग्स आर you can say multiplied by them। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, then it becomes convert into the development of the child। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट का रास्ता तय करती है। मतलब ये नहीं हो सकता कि सोशल से कोई लेना देना नहीं, समाज से कैसे नहीं, समाज से लेना देना रहेगा, वहाँ पैदा होगा, वहाँ चलेगा फिरेगा, सब कुछ वहाँ होगा, तो लेना देना तो है ही उसको वहाँ से भी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हेरिडेटरी का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं। हेरिडेटरी का मतलब बनता है और हेरिडेटरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेरिडेटरी से क्या कुछ होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें मिला करके उसको पूरा करें। कंचन कुमारी अभी जुड़ रही हो, वेरी गुड। चलो, तो इसलिए क्या होता है कि हेरिडेटरी का भी इन्फ्लुएंस होता है और सोशियल स्ट्रक्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है, और कुल मिला के दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो ये तय करता है कि एक बच्चा कितना ज़्यादा डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ आती है। तो फिलहाल अगर हम मैथ के दृष्टिकोण पे बात करें, यानी S7 के दृष्टि से देखा जाए अगर, तो हम यही कह सकते हैं कि इसमें सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे योजनाबद्ध तरीके से कोई चीज़ को योजना बना करके कैसे सीखना है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सब हम सेकेंड क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आप इसको देख के रहिएगा। और बाकी आज जो यूनिट 1 के तहत जो बचे हुए पार्ट थे उसको आई थिंक हमने कोशिश किया डेवलप करके पूरा बता दें, समझा दें। कम से कम क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे देन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो में हम आपको उसका आंसर बाज़ाब्ते से दे देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बहुत आराम से लिख लो, ठीक है ना, वो उसमें दे देंगे। तो अगर इसके बावजूद, चूँकि शायद हमको लग रहा है टाइम या घड़ी की सुई भी शायद लास्ट टाइम बता रही है, कितना टाइम हो रहा है उसके हिसाब से अब हम लोग लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। हम तुम्हारा वीडियो में सारी चीज़ें पुटअप कर देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमको अगर सेंड कर देंगे आधा घंटे के अंदर अगर, तो जो वीडियो होगा उसमें उसका आंसर भी साथ साथ डाल देंगे, ये कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे और भी जो वीडियोस वगैरह बनाया है, जो क्लास लिया है उसमें भी जो पढ़ाई है उसके अलावा बच्चे लोगों ने कुछ पूछा था तो उसका हमने MCQ डाल दिया था कंप्यूटर वगैरह में। तो सिमिलरली अगर आपका भी कोई सवाल होगा रिगार्डिंग और मेरे पास अवेलेबल हो पाया, देन आई विल डू ट्राई बेस्ट ऑफ माई सेल्फ दैट आई कैन डू दैट। हम वो चीज़ कर सकें अगर तो हम कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई सवाल है तो अभी बोल सकते हो, हम सुन रहे हैं। हेलो, किसी का कोई सवाल हो अगर और करना चाह रहे सवाल तो कर सकते हो। इंदु कुमारी बोलो, क्या है? कुछ नहीं है और एक बस, चलो ठीक है, कुछ नहीं है तो हम क्लास ऑफ करेंगे। अगर किसी को सवाल करना है वो सवाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे पूछने में दिक्कत हो रहा है देन हमको तुम मैसेज में ही डाल सकते हो, सवाल क्या है वो भी पूछ लो। बात अभी टाइम 1-2 मिनट है, सवाल पूछ सकते हो तुम। बाकी हम ऑफ करेंगे, क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बोलो, हम कर लेंगे। बिल्कुल होगा। कल नहीं होगा, कल 26 जनवरी है, कल झंडा फ्लैग होस्ट होगा। तुम लोग देखो कि हर जगह झंडा फ्लैग होस्ट होगा, कॉलेज में भी होगा। तुम लोग भी आओगे, तुम्हारा कॉलेज है, तुम कभी भी आ जाओ। 365 × 24 आवर्स, 365 × 24 घंटा तुम लोग का कॉलेज है ना। तो तुम लोग के लिए वेलकम है। लेकिन अभी जो कोरोना की बाध्यता है तो बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। तो फॉर्मेलिटी में पूरा करने में क्या आओगे, बट सबको रिपब्लिक डे की विश फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई LK मिश्रा ग्रुप, सबकी ओर से सबको 73वां जो ये होगा उसके सरकार भी चाहती है भाई, तुम भी चाहते हो भाई, हम लोग क्या चाहें बताओ। कोविड को किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम लोग की पढ़ाई लिखाई को छोड़ देंगे, सब चीज़ चल सकता है। शिक्षा संस्थान बंद रहे यही होना है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग के हाथ में भी क्या है। अच्छा तो तब होता जब हम लोग को भी तुम लोग की तरह छुट्टी मिल जाती, हम लोग भी घर रहते। तो वो चीज़ तो हम लोग को मिला नहीं है। चलो खैर इसको छोड़ो। तो अगर किसी का सवाल हो तो कर सकते हो, हम उसका जवाब बाकी जो चीज़ बताए हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे कैसे, चूँकि सवाल जो एग्ज़ाम में आएगा वहाँ तो लिखना है ना,
तो इसका आंसर हम तुम्हारे सवालों का आंसर तुम्हारे इस वीडियो में डाल देंगे साथ साथ, उसको देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम मी कि जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉट एवर यू कैन डू शेयर इट, हैव टू डू इट। क्लियर? चलो, स्टे एट होम, बी सेफ, ठीक है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। इसी के साथ हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं आज की, ठीक है।